गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा विस्तारपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या था अध्याय संसाधन एवं विकास, जो हम अध्याय 1 से पढ़ रहे थे। अब इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना समझा। अब हम अपने अगले टॉपिक के कुछ उदाहरण को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम संसाधन और विकास के बारे में हम पढ़े थे कि संसाधन का उपयोग किस तरीके से उसे हम सही तरीके से उपयोग में लाएं, जिससे नुकसान भी ना हो, लेकिन वो सतत रूप से हमारे लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो बनी रहे। तो बच्चों, हम उदाहरण को समझने की अब कोशिश करते हैं, जो संसाधन और विकास का है। उदाहरण 1, भारत में भूजल की स्थिति पर वर्तमान आंकड़े हमें सुझाते हैं। मतलब वर्तमान में जो आंकड़े हैं उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है कि देश के अनेक भागों में इसके उपयोग की अधिकता से इसके लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। मतलब जो भूजल की स्थिति है देश के विभिन्न भागों, मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर क्या है, भूजल को लेकर के गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, और या फिर हो भी सकती है। पुनर्भरण मतलब फिर से उसे दोबारा भरना से जितना जल वापस भूमि में जाता उससे कहीं अधिक जल का उपयोग किया जाता। मतलब जितना जल भूमि के अंदर नहीं जा पाता उससे कहीं ज़्यादा हम भूमि के जल का उपयोग करते आ रहे हैं, जिसके कारण लगभग 300 जिलों में पिछले 20 वर्षों में जल स्तर में 4 मीटर तक की कमी आई है। यह स्थिति खतरे का संकेत है। मतलब हमारे लिए स्थिति ये खतरे का संकेत देती है। भूजल के उपयोग की अधिकता विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि समृद्ध क्षेत्रों में, जहाँ कृषि मतलब बहुतायत में की जाती है, केंद्रीय और दक्षिणी भारत के कठोर चट्टानी पठारी क्षेत्रों तथा कुछ तटीय क्षेत्रों में तेजी से विकसित होने वाले शहरी क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक उपयोग होता है। मतलब ऐसे क्षेत्रों में अधिक मात्रा में भूमि का उपयोग होता है। जल के उपयोग की इस अधिकता से भूजल का संग्रहण, मतलब भूजल का जो भूमि पर है वो क्या हो जाएगी, बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करने से वो क्या होगी, कम हो जाएगा, और बहुत ही तीव्रता से इसके स्तर में क्या आने लगेगी, कमी आने लग जाएगी। क्या है, इसी से मतलब बहुत ही तीव्रता से इसके स्तर में भी कमी होती जाएगी। धीरे धीरे भूमि का जो जल स्तर है वो कम होता चला जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। उदाहरण दूसरे में बताया गया है, भारत में कीटनाशकों का कुप्रभाव, कीटों के नाशकों का जो उसका प्रभाव है एंडोसल्फान कीटनाशक में देखा गया है। मतलब कीटों के नाशकों में ये एंडोसल्फान दवाई है जिसका उपयोग किया गया। 1976 में काजू की फसल को कीड़े से बचाने के लिए सरकार ने 15,000 एकड़ भूमि पर हेलीकॉप्टर द्वारा एंडोसल्फान कीटनाशक का छिड़काव किया। मतलब उन फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए दवाइयों का उपयोग किया गया। यह कार्य केरल के उत्तरी भाग के कसरगोड में किया गया। इस उपचार कार्य के 25 वर्षों तक जारी रहने के कारण वायु, जल और संपूर्ण पर्यावरण इस कीटनाशक से बुरी तरह क्या हो गए, प्रभावित हो गए। मतलब इन दवाइयों के उपयोग से जल को भी प्रभावित किया, वायु को भी प्रभावित किया और पूरे पर्यावरण को भी इन्होंने चपेट में ले लिया। इसके परिणाम स्वरूप 11 ग्राम पंचायत के लोगों में, मुख्य रूप से कृषि श्रमिकों में गंभीर
स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो गई। दवाई की वजह से क्या है, इसका असर 11 पंचायत के जो काम करने वाले और वहाँ पर रहने वाले लोगों पर और पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव होने लगा। वे विभिन्न तरह की बीमारियां जैसे मानसिक व शारीरिक विकलांगता, दिल और तंत्रिका तंत्र की बीमारियां आदि से क्या होने लगे, वो ग्रसित होने लगे, मतलब पीड़ित होने लगे। यही नहीं, उस पूरे इलाके में मछलियां, कौवे एवं अन्य पक्षियां, कीट पतंगे आदि में भारी कमी आई। इसके उपयोग से क्या है, पूरे पर्यावरण पर ऐसा प्रभाव होने लगा कि यहाँ तक कि मछली, कौवे और अन्य जो कीट पतंगे थे उनकी संख्या में भी कमी आनी शुरू हो गई। कुछ वर्षों से न्यायालय के आदेश द्वारा इसके छिड़काव पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब न्यायालय का आदेश आया कि अब इन दवाओं का उपयोग पर या छिड़काव पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और सभी प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से मुआवजा दी जाए। मतलब जो नुकसान हुआ है, जिस दवाई के छिड़काव से जो नुकसान हुआ, उनको सरकार की तरफ से राशि दी जाए। अब देखते हैं संसाधन प्रबंध। हमें अपने प्राकृतिक संसाधन के उपयोग को नियोजित कर इसका प्रबंध करना होगा। मतलब जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, नियोजित मतलब उसको सही तरीके से हमको प्रबंध करके ही उसको उपयोग में लाना होगा, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और भविष्य के लिए संरक्षित भी किया जाए। मतलब कहने का मतलब कि वर्तमान में जो हमारी जो आवश्यकता होगी उसको हमको वर्तमान में भी पूरी हो और वो भविष्य में भी पूरी हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संरक्षित, उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा, किया जा सके और पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहे। जो पारिस्थितिक संतुलन है, जो चक्र है, जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, भूमि, वर्षा जल, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब जो पर्यावरण का जो संतुलन बना हुआ है वो बना रहे। इसके लिए निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं। यहाँ पे उपाय निकाला गया है कि संसाधन का जो प्रबंध है उसको हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। पहला नंबर, वैकल्पिक संसाधनों पर जोर। जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है उनके वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दिया जाना चाहिए। मतलब जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है, जिन संसाधनों के उपयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उसके लिए हमें क्या है, वैकल्पिक, उसके विकल्प मतलब दूसरे कोई ऐसे और संसाधन भी ढूंढने चाहिए। जैसे जहाँ जहाँ संभव हो कोयले का उपयोग ना करके प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। लंबे समय के लिए ऊर्जा के स्रोत हेतु सौर ऊर्जा एवं पवन शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ हम कोयले का उपयोग कर रहे हैं तो हम कोयले के उपयोग को थोड़ा कम करके उस जगह पे हम किसका उपयोग करेंगे, प्राकृतिक गैस का उपयोग करेंगे। लेकिन बाकी और भी कहा गया कि लंबे समय के लिए अगर ऊर्जा हमें की आवश्यकता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सौर ऊर्जा या पवन शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करें। ये चीज़ें क्या है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती हैं। इसके लिए प्रोत्साहन, मतलब प्रोत्साहन की आवश्यकता है और व्यवस्थाएं बनाने की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक होना भी पड़ेगा। उन्हें पर्यावरण के प्रति क्या है, संवेदनशील होना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं संसाधनों का नवीकरण। संसाधनों को हम कैसे उसे उपयोग में लाना है, करना है उसे हम पुनः। इसे करने के लिए पर्यावरण संबंधित कई नियम और मापदंड बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करना एवं करवाना जरूरी है। उदाहरण के लिए देखते हैं क्या है, कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण करना। मतलब कचरों में हम बहुत सारी चीज़ों को डाल देते हैं तो उनमें जो ऐसे भी कचरे हैं जिनका हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं तो उन कचरों को हम अलग करके उसे हम पुनः चक्रण करके उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे
उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने पर सख्ती, मतलब उद्योग से हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो उद्योगों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यावरण को दूषित करती है, तो प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए उपकरण लगाने की सख्ती उन पर जोर दिया जाए। अगला है अलग अलग क्षेत्र अनुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना। कहने का मतलब कि उन चीज़ों पर क्या है, सरकार के द्वारा सार्वजनिक मतलब सभी रूप से उन्हें क्या है, जो चीज़ें क्या है मतलब अवशेष हैं या जो उन्हें हम फिर से पुनः उपयोग में लाने पर जोर दिया गया है, जो सरकार के द्वारा सार्वजनिक रूप से किया जा सके। विशेष प्रदूषक पदार्थों की जांच करना और उन पर कड़ा नियंत्रण लगाना। पदार्थों की जांच भी करना है और उन पर कड़ा नियंत्रण, जैसे कि मरकरी, पारा, लेड, सीसा, क्रोमियम आदि, इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने क्या है, उन्हें जांच करना और उन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता की है। अगला है संसाधनों का समुचित उपयोग, संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना। आज जिस प्रकार भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ मची हुई है, इससे संसाधन का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। मतलब हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये होड़ बना लिए हैं, होड़ बढ़ गई है, जिसमें क्या है, हम संसाधनों का बुरी तरीके से क्या है उपयोग करते जा रहे हैं। जिस प्रकार कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, मतलब अपने जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा जिसकी उतनी आवश्यकता ही नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा वो अपने जीवन में संसाधनों का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार सभी मनुष्य करने लगे तो पृथ्वी की इन जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 4 पृथ्वी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मनुष्य इसी तरीके से अपने जीवन यापन में संसाधनों को ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने लगे तो हमें क्या है, 4 पृथ्वी की आवश्यकता पड़ जाएगी। इस विषय पर गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, मतलब जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच की संतुष्टि के लिए क्या ऐसा है, अपर्याप्त है। अब आगे देखते हैं संसाधन संबंध के नए मौके और चुनौतियाँ। केस अध्ययन इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। पंजाब में हरिकी बांध से यह नहर निकाली गई है। यह थार मरुस्थल होते हुए पाकिस्तान की सीमा के समांतर प्रवाहित होती है। इसके प्रमुख नहरों की लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है, जबकि सभी उप नहरों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 9060 किलोमीटर है। इसके द्वारा प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 20 लाख हेक्टेयर है। इससे इसका कमान क्षेत्र कहा जाता है। मतलब यहाँ एक अध्ययन के द्वारा पाया गया है कि थार मरुस्थल में जो नहरों से सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है, जो कितने 20 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। तो जितनी क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है वही उसका क्या कहलाता है, कमान क्षेत्र कहलाता है। अब आगे देखते हैं। यह थार मरुस्थल का क्षेत्र है जहाँ एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाले रेत के टीले पाए जाते हैं। मरुस्थल में क्या है, पेड़ पौधे तो होते ही नहीं हैं, लेकिन हवाएं चलती हैं वो बहुत ही क्या होती है, गर्म होती हैं। लेकिन उन हवाओं में जो रेत के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वो उन हवाओं के साथ एक जगह से उठकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वो टीले बना लेते हैं, टिब्बे बना लेते हैं। आगे देखते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वनस्पतियाँ नगण्य हैं, मतलब वहाँ वनस्पतियाँ नहीं के बराबर हैं, अतः हवा द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक होता है। गर्मी में यहाँ का तापमान 50 अंश सेल्सियस तक हो जाता है, मतलब तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। औसत वार्षिक वर्षा मतलब वर्ष भर की वर्षा की मात्रा केवल क्या है, कितनी है, 10 मिलीमीटर से भी कम होती है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है।
अब आगे है विकास कार्य। चरण 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई 1960 से प्रारंभ हुई, जबकि चरण 2 की शुरुआत 1980 से हुई है। नहर से मरु क्षेत्र हरा भरा और नम हो गया, मतलब इन नहर की जो सिंचाई करने से वो मरु क्षेत्र, मरे हुए भूमि वो क्या है, हरे भरे हो गए, जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम हो गया। वनीकरण कहने का मतलब वनों का विकास होने लगा और चारागाहों का भी विकास होने लगा। सिंचाई की गहनता का प्रभाव यह है कि इन क्षेत्रों में कभी चना, बाजरा, ज्वार की खेती होती थी। मतलब इन क्षेत्रों में सिंचाई की इतनी व्यवस्था की गई कि उन क्षेत्रों को हरियाली में परिवर्तित किया जाने लगा, जहाँ पर क्या है, इन क्षेत्रों पे चना, बाजरा और ज्वार की खेती होती थी। अब उन जगहों पर क्या होने लगा, अब गेहूं, कपास और मूंगफली की खेती होने लगी। इसके साथ ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हो गई, मतलब जो फसलों के जो उत्पादन थे उसमें भी वृद्धि होने लगी। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ने लगे हैं, मतलब इनकी जो सिंचाई की वजह से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देने लगे हैं। सघन सिंचाई के कारण और जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण जल भराव एवं मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न हो गई। मतलब कहने का मतलब जल का बहुत ही अधिक मात्रा में उपयोग हो जाने की वजह से क्या है, मृदा की जो लवण रहती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तो बच्चों कि विकास कार्य जो हमने देखा कि विकास कार्य क्या है, विकास में जो हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम जो विकास कार्य कर रहे हैं उससे हमारी प्रकृति को, हमारे आसपास को कहीं नुकसान हो तो नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है बच्चों। तो आप भी भविष्य में या फिर अपनी दिनचर्या में आप जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उन संसाधनों को सीमित मात्रा में कीजिए और सही जितनी आवश्यकता है उतनी ही कीजिए। तो बच्चों ये पाठ हमें संसाधन को सही तरीके से उपयोग करने, समझने और उसका इस्तेमाल करने को हमें बतलाती है। तो ये शिक्षा हमें दी जाती है कि इस बुक से हमें ये जानकारी मिली है कि संसाधन का हम सही तरीके से उपयोग करें। तो बच्चों आपका लेसन यहीं तक समाप्त होता है। आपका होमवर्क है पहला क्वेश्चन है आपका, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2, नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। तीसरा क्वेश्चन, संसाधनों का प्रबंध क्यों आवश्यक है। चौथा क्वेश्चन, जल संसाधन पर कौन कौन से संसाधन निर्भर हैं। तो बच्चों आप लोग कोशिश कीजिए कि ये चारों क्वेश्चन आप सही तरीके से दे सकें। अगर आपको कोई समस्या हो तो या फिर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। और बच्चों कुछ क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, तो आप इनको भी हल करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों आज आपका क्लास यहीं तक समाप्त होता है बच्चों, और आपका चैप्टर भी जो हमने पढ़ा संसाधन एवं विकास यहीं तक समाप्त होता है। धन्यवाद।